हेलो स्टूडेंट्स, लॉन्ग अवेटेड टाइम हमारा आ गया है। आपका जेई एडवांस 2025 ऑलरेडी फिनिश हो चुका है एंड आशा करता हूं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अच्छा किया होगा। अगर क्वेश्चंस को वन लाइन में एनालाइज किया जाए तो क्वेश्चंस सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट फंडामेंटल पर बेस्ड हैं। तो जिन्होंने फंडामेंटल को ज़्यादा फोकस किया है उसका एग्जामिनेशन श्योरली अच्छा गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सिंगल चॉइस क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट सेक्शंस में 4 क्वेश्चन सिंगल चॉइस हैं। 1 करेक्ट के लिए 4 मार्क्स एंड रॉन्ग के लिए -1 मार्क्स हैं। पहला क्वेश्चंस अगर देखें तो पहला क्वेश्चंस हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन से है। मैं क्वेश्चंस को थोड़ा यहाँ पर एनालाइज कर देता हूँ। यहाँ पर एक फिक्स्ड रिंग है एंड ये डिस्क है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है एंड रिंग की कैपिटल आर है। ये डिस्क एक स्प्रिंग से अटैच है एंड स्प्रिंग का दूसरा एंड फिक्स्ड है पेरीफेरी पर, रिंग के पेरीफेरी पर। अगर आप डिस्क को स्लाइटली डिस्टर्ब करके छोड़ देते हैं तो ये ऑसिलेट करता है एंड क्वेश्चंस के हिसाब से ये प्योर रोलिंग में है, स्लीपिंग नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसकी हमें एंगुलर वेलोसिटी या टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए बोल रहा है। अगर क्लास के डिस्कशन को अगर हम लोग रिकॉल करें तो हमने इस तरह के एग्जाम्पल्स को काफ़ी डिस्कस किया है। जैसे ये वाली डिस्क है एंड यहाँ पर अगर इसको डिस्टर्ब करके छोड़ देते हैं तो इसकी ऑसिलेशंस का हम लोगों ने एनर्जी मेथड से कैलकुलेशंस किया था। यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ इसकी मूवमेंट से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस नहीं हो रही है। लेकिन इस वाले केसेस में जब ये इंक्लाइनेशंस पर ऊपर जाएगा तो श्योरली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की चेंज होगी। इसका मतलब एनर्जी कंजर्वेशंस में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को भी ऐड करना होगा। इसका मतलब श्योरली एनर्जी मेथड से यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आएगी। इसीलिए बेटर है कि हम इस क्वेश्चंस को टॉर्क वाली मेथड से फाइंड करेंगे। यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से एक करेक्ट है जो हमें सेलेक्ट करना है। ये अभी हमारा ये इक्विलिब्रियम पोजीशंस में है। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन से हम यहाँ पर स्लाइटली डिस्टर्ब करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हम रिंग को स्लाइटली यहाँ पर डिस्टर्ब कर दिए। ये इसके अलोंग, चूंकि इसके पास रेडियस है आर है, तो इसके अलोंग ये डिस्टर्ब हो रही है एंड ये एंगल थीटा है, ये सपोज करिए एक्स है। तो जो डिस्क का सेंटर ऑफ मास है वो आर माइनस आर रेडियस में ऑसिलेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर डिस्क की रेडियस आर दिया हुआ है। एंड यहाँ पर इस एक्सिस के अबाउट मान लीजिए एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू अल्फा है एंड डिस्क अपनी खुद की सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है विदाउट स्लिपिंग एंड ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड इसकी एंगुलर एक्स अल्फा डैश ले लेते हैं। एंड यहाँ पर देखें तो x की वैल्यू r माइनस आर थीटा होगा एंड अगर डिस्क की एक्सेलरेशंस यहाँ पर a लें तो a इजकल टू r माइनस आर अल्फा होगा। अब यहाँ पर स्लाइटली हम एक पोजीशंस ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप थीटा पर ये हम डिस्क की पोजीशंस ले रहे हैं, तो यहाँ पर इस डायरेक्शंस में एक फोर्स लग रहा होगा mg साइन थीटा एंड यहाँ पर x एक्सटेंशन है तो स्प्रिंग का भी फोर्स इसी डायरेक्शंस में लग रहा होगा। तो यहाँ पर एक स्प्रिंग का फोर्स लग रहा है कि x डायरेक्शंस में एंड हम कॉन्टैक्ट पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालने की कोशिश करेंगे। एंड यहाँ पर देखें तो ये डिस्क विदाउट स्लिपिंग है, इसीलिए फ्रिक्शंस इस डायरेक्शंस में एक्ट कर रहा है एंड
इस डायरेक्शंस को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, इस डायरेक्शंस को पॉजिटिव ले रहे हैं, इसीलिए इस दोनों फोर्स का कांटेक्ट पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क होगा वो इस डायरेक्शंस में होगा, दैट विल बी नेगेटिव, एंड नेगेटिव होना भी चाहिए, तभी वो किसी पॉइंट पर स्टॉप कर पाएगा। अब अगर देखें, हम एक फ्रेश पेज ले लेते हैं, तो टॉर्क की वैल्यू को अगर देखें तो टॉर्क इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा, एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से डिस्टेंस जो है वो r, एंड प्लस kx एंड r इक्वल टू i अल्फा डैश। यहाँ पर एक पॉइंट्स पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि आप टॉर्क के मेथड से जो अगर आप माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा लिख रहे हैं, नहीं, अल्फा अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा लिख रहे हैं, एंड अल्फा को आप d2 थीटा बाय dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा लिख रहे हैं, तो यहाँ पर जो अल्फा है वो थीटा से रिलेटेड है, वो थीटा से रिलेटेड है, ये अल्फा थीटा से रिलेटेड है आपका, इसीलिए जो हम लेंगे वो इस अल्फा को लेकर के कैलकुलेशंस करेंगे। एंड यहाँ पर देखें तो अल्फा की जगह पर आप a बाय आर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर फिर से इसको अगर प्रोसीड करें तो दैट इज माइनस mg साइन थीटा को थीटा ले सकते हैं, एंड यहाँ पर r हम कॉमन ले रहे हैं, तो k r, एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट अगर देखें तो यहाँ पर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय 2 है, तो कांटेक्ट पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम आर स्क्वायर, तो 3 एम आर स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, तो दिस इज 3 एम आर स्क्वायर बाय 2, एंड यहाँ पर अल्फा डैश को आप a बाय आर लिख सकते हैं, तो यहाँ से ये r और ये r और ये आर स्क्वायर कैंसिल हो सकता है, यहाँ पर x हमारा छूट गया है, ये x है यहाँ पर, दैट टेंड्स टू माइनस mg, थीटा को भी कॉमन ले लेते हैं k, एंड x का वैल्यू r माइनस आर थीटा है, तो r माइनस आर, एंड यहाँ पर होल में हम थीटा को कॉमन ले रहे हैं, एंड दैट इज इक्वल टू 3m/2, एंड a को r माइनस आर अल्फा लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर हम अल्फा की वैल्यू को लिखने की कोशिश करें तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस m और m कैंसिल हो जाएगा, तो 2/3 हम ले लेते हैं, पहले 2/3 बाहर ले लेते हैं, तो माइनस 2/3, एंड यहाँ पर m कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू g अपॉन r माइनस आर, एंड प्लस r माइनस आर कैंसिल हो जाएगा, तो दिस a बाय m, एंड थीटा इक्वल टू अल्फा। अब यहाँ पर अगर आप यहाँ पर अगर आप अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से कंपेयर करें तो ये होल टर्म ओमेगा स्क्वायर है, यानी कि ओमेगा को आप 2/3 जी r माइनस आर एंड प्लस k अपॉन m होल का अंडर रूट लिख सकते हैं। अगर इसमें ऑप्शंस में देखें तो फर्स्ट चॉइस हमारा मैच कर रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस कॉलिजन पर बेस्ड है। इस क्वेश्चंस में एक 2m मास का बॉडी मूव कर रहा है एंड m मास का बॉडी यहाँ पर रेस्ट में है, ये आपका रेस्ट में है एंड ये 2m मास का बॉडी कोलाइड करने के बाद वो दोनों मास दो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रही है। 2m मास इस डायरेक्शन में मूव कर रही है इनिशियल डायरेक्शंस के थीटा एंगल पर एंड दूसरा किसी और एंगल पर मूव कर रहा है। तो एंड कॉलिजन परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब हो गया इसमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैक्सिमम एंगुलर डेविएशन थीटा ऑफ द हैवियर पार्टिकल्स, इस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ये फाइंड करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चंस में। तो अगर इसमें देखें लेट हम इसकी वेलोसिटी u ले लेते हैं। तो यहाँ पर इसके पास लीनियर मोमेंटम p है एंड यहाँ पर इसकी वेलोसिटी को हम v1 मान लेते हैं। तो इसकी लीनियर मोमेंटम p1 है एंड इसकी वेलोसिटी को v2 मान लेते हैं, इसकी लीनियर मोमेंटम p2 है एंड हम इसी को शिफ्ट करके इसको तीनों को एक फिगर में अगर ले आए तो हमारा p इस डायरेक्शंस में आ जाएगा, इस डायरेक्शंस में p है एंड अगर इसको भी इम्पोज कर दें तो ये हमारा P2 है। तो इसमें आप ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं जिसके बेसिस पर P इक्वल टू P1 प्लस P2 लिख सकते हैं। इसी में देखें, अगर मैं फिर से फिगर बना देता हूं कि यहाँ पर ये हमारा P1 है एंड ये हमने इसको शिफ्ट कर दिया है पैरेलल P2 एंड ये P है। तो हम यहाँ पर कंजर्वेशंस लगा सकते हैं। अगर कंजर्वेशंस को यूज करें तो हम P इक्वल टू P1 प्लस P2 लिख सकते हैं एंड यहाँ से P2 इक्वल टू P माइनस P1 लिख सकते हैं एंड P1 के बीच में थीटा एंगल है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर अगर देखें तो P1 cos थीटा ऐसा आ जाएगा। ये हमारा थोड़ा एरर था इसमें। यहाँ पर P2 स्क्वायर को P स्क्वायर P1 स्क्वायर माइनस 2P P1 cos थीटा लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 है एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेसिस पर आप ऐसा लिख सकते हैं। तो हमने P2 स्क्वायर की वैल्यू को फेड किया है तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई होगी तो 2P स्क्वायर प्लस 2P1 स्क्वायर एंड इसको अरेंज कर लेते हैं। अगर इसको अरेंज करें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3P1 स्क्वायर 3P1 स्क्वायर एंड 2P स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, तो ये P स्क्वायर हो जाएगा एंड माइनस 4P1 P1 cos थीटा, तो माइनस 4P1 cos थीटा इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा अरेंज और कर लेते हैं हम। तो ये 3P1 स्क्वायर माइनस 4P cos थीटा P1 एंड प्लस P स्क्वायर इक्वल टू 0। अब अगर इसकी डिस्क्रिमिनेंट निकालें तो दिस इज कमिंग 16P स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा एंड माइनस 4AC, तो 4P स्क्वायर 12 P स्क्वायर P1 स्क्वायर ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 16P स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ग्रेटर एंड इक्वल टू 12P स्क्वायर एंड यहाँ पर P1 स्क्वायर नहीं आएगा।
सो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो माइनस 12p स्क्वायर हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ से पी स्क्वायर और पी स्क्वायर को अगर हम कैंसिल कर दें, तो ये 3 और 4 से अगर कैंसिल कर दें, तो कॉस थीटा विल बी ग्रेटर एंड इक्वल टू √3/2। इसका मतलब थीटा विल बी लेस, चूंकि कॉस में एंगल बढ़ने से वैल्यू छोटी होती है, तो इसका मतलब थीटा लेस देन एंड इक्वल टू π/6। सो थीटा मैक्स विल बी इक्वल टू π/6। ऑप्शंस अगर देखें तो डी ऑप्शन इसकी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ए कंडक्टिंग स्क्वायर लूप इनिशियली लाइज इन द XZ प्लेन, ये X एंड Z प्लेन में रह रहा है, इनिशियली लाइज विच इज लोअर इज हिंज्ड अलोंग द X एक्सिस, यहाँ पर ये हिंज्ड है ऐसा कह रहा है। ओनली द रीजन y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, तो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, इससे इधर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। एंड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B0 cos ओमेगा t दिया हुआ है Z डायरेक्शंस में, ये Z डायरेक्शन से उस मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड इज 0 एवरीवेयर एट टाइम 0 द लूप स्टार्ट्स रोटेटिंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा। जो यहाँ पर दिखा रहा है कि ये लूप इनिशियली इस पोजीशन से इस तरह से रोटेट करना शुरू किया है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। Ignoring the self-inductance of the loop and gravity, which of the options correctly represents the induced EMF in the loop as a function of time? तो जैसे जैसे ये रोटेट करेगा तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज करेगी, उसके कारण इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो रहा है। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू टाइम के साथ इस ऑप्शंस में से किसी एक को हमें चूज करने के लिए बोला गया है। यहाँ पर अगर देखें तो इनिशियली लूप हमारा ये डॉटेड वाले पोजीशंस में है, तो लूप की अगर इनिशियल डायरेक्शंस देखें एरिया वेक्टर की तो इस डायरेक्शंस में है। एंड लूप अगर ओमेगा टी से मूव कर गया होगा तो उसकी एरिया वेक्टर भी ओमेगा टी से, ये आपका एरिया वेक्टर है, मूव कर गया होगा, ये ओमेगा टी से मूव कर गया थीटा। एंड अगर एरिया को हम A0 मान लें तो आप ए को लिख सकते हैं वेक्टर के फॉर्म में A0, एंड ये निगेटिव y है, तो A0 cos ओमेगा टी जे कैप विथ नेगेटिव साइन एंड प्लस A0 cos ओमेगा टी ए कैप। एंड हमारे पास B की वैल्यू दिया हुआ है, B की वैल्यू V0 cos ओमेगा टी के कैप में है, तो यहाँ पर B की वैल्यू V0 cos ओमेगा टी के कैप के फॉर्म में है। अब अगर हम फ्लक्स निकालें तो फ्लक्स की वैल्यू B.A के बेसिस पर ये J.K 0 जगह K.K 1 होगी। सो दिस इज A0 B0 ये साइन ओमेगा टी के फॉर्म में है, सॉरी, ये हमारा ये A0 साइन ओमेगा टी, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में साइन ओमेगा टी है के कैप में, ये के कैप में साइन ओमेगा टी है, तो A0 B0 एंड कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी
इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, एंड चाहे तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके इसको ए नॉट बी नॉट बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी ऐसा लिख सकते हैं। ये हमारा फ्लक्स हो गया। एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। So this will be equal to minus A naught B naught divided by 2 and 2 omega and cos omega t। एंड अगर 2 से हम इसको कैंसिल करके एंड इसको अगर कांस्टेंट मान लें तो हमारा E इक्वल टू माइनस ई नॉट एंड कॉस ओमेगा टी इस फॉर्मेट में आ रहा है। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आ गई। कॉस का फंक्शन है लेकिन निगेटिव में है, ये ही मेन देखना है। अब अगर इसमें ऑप्शंस में देखें तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस में से ये दोनों साइन का फंक्शन है, तो ये हमारा नहीं होगा। एंड ये दोनों कॉस का फंक्शन है, तो इस दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगर हम इसकी रोटेशंस को देखें तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, इसमें नहीं है। और अगर वो इस पोजीशन से स्टार्ट किया है तो अगर ये हॉरिजॉन्टली फिर बिलो आ जाएगा तो ये पाई एंगल कवर किया। इसका मतलब अगर ओमेगा टी इक्वल टू पाई हो जाए तो टी इक्वल टू पाई अपॉन ओमेगा के बाद वो जस्ट उस रीजन में इंटर करना शुरू कर रहा है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो वहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 होगा। एंड यहां से फिर वापस वो 2 पाई बाय ओमेगा टाइम में वो फिर से वापस आ जाएगा जब वो मैग्नेटिक फील्ड रीजन में इंटर करना शुरू करेगा। इसका मतलब कि पाई बाय ओमेगा एंड 2 पाई बाय ओमेगा के बीच में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसलिए वहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 होगा। एंड अगर इसको इंक्लूड कर दिया जाए, सॉरी, तो मुझे लगता है कि इस वाले में ये कंडीशंस मैच हो रहा है, इसीलिए इसकी आंसर ए होगी। नेक्स्ट क्वेश्चंस मेजरमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पर यहाँ 2 कॉन्फ़िगरेशंस दिया हुआ है, ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, जिसमें एक जो है वो मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल के कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है, मेजरमेंट से रिलेटेड नहीं है। एंड वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से कोइंसाइड कर रहा है। इसका मतलब किसी भी तरह का पॉजिटिव एरर या नेगेटिव एरर या 0 एरर नहीं है इसमें। प्लस अगर देखें तो मेन स्केल का 10 डिविजन्स आपका 1 सेंटीमीटर के बराबर दिया हुआ है। एंड दूसरा फिगर जो है वो करस्पॉन्डिंग टू द मेजरमेंट ऑफ द डायमीटर डी ऑफ द ट्यूब, किसी ट्यूब के डायमीटर के मेजरमेंट से रिलेटेड है। तो आपको दूसरे फिगर में मेजरमेंट का है और पहले फिगर में ये कॉन्फ़िगरेशंस है मेन स्केल का एंड वर्नियर स्केल का। एंड इसके बेसिस पर, इस फिगर के बेसिस पर आपको डायमीटर की मेजरमेंट देना है। इस ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट होगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो आपका 10 मेन स्केल डिवीजन is equal to 1 centimeter. It means one main scale division is equal to 0.1 centimeter. Plus अगर यहाँ पर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 10 divisions and 1 2 3 4 5 6 and 7। अब ये कह रहा है नेक्स्ट में कि आपका 10 वर्नियर स्केल डिवीजन is equal to 7 मेन स्केल डिविजन्स। इसका मतलब 1 वर्नियर स्केल डिवीजन is equal to 0.7 मेन स्केल डिवीजन
and one main scale division is 0.1 centimeter. So this will be equal to 0.07 सेंटीमीटर. इसके बेसिस पर हम लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं. तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन and -1 वर्नियर स्केल डिवीजन. So this is 0.1 minus 0.07. So that is a 0.03 सेंटीमीटर. अब अगर मेजरमेंट में आए तो हमारा मेन स्केल का रीडिंग 1 है एंड वर्नियर स्केल का फर्स्ट डिविजन्स कॉन्साइड कर रहा है. तो अब अगर डायमीटर्स को देखें तो मेन स्केल की डिवीजन 1 है एंड वर्नियर स्केल का 1 डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है. तो 1 मेन स्केल्स डिविजन्स को हम 0.1 सेंटीमीटर ले सकते हैं एंड प्लस 1 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल मेन स्केल से कॉन्साइड कर रहा है, इसीलिए 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.03 लिस्ट काउंट लिख सकते हैं. ये भी सेंटीमीटर में है. सो दिस विल बी इक्वल टू 0.13 सेंटीमीटर. इट मीन्स डायमीटर्स की जो करेक्ट मेजरमेंट आ रहा है वो 0.13 सेंटीमीटर. इसका मतलब ये सी ऑप्शंस हमारा इसमें करेक्ट होगा. यहाँ पर हमारा फर्स्ट सेक्शन इज नाउ ओवर. अब हम नेक्स्ट सेक्शंस की तरफ मूव करेंगे. ये सेक्शन हो गया है, बंद कर दें. बंद कर दो.